नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीजीएल 2021 का जो पेपर आपका 11 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, उसका एकदम पहला पेपर, पहला शिफ्ट का पहला पेपर, ठीक है, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बताया था, वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम बेसिक से चीज़ों को देखेंगे और हर एक चीज़ जो उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। मतलब एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है दैट इज ए बी और सेंटर जो है दैट इज ओ। अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। C is a point on the circle such that BC produced meets the tangent at P। तो BC को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो टेंजेंट के साथ P पॉइंट पे मीट करता है। C जो है सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। APC दिया गया है 62 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज 62 डिग्री बोला गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क AC। ध्यान से समझिए, ये जो माइनर आर्क है AC, इसका मेजर पूछा गया है। मतलब क्या ना, एसी जो माइनर आर्क है ये पेरीफेरी पे, परिधि पे जो बी पॉइंट है यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, यही आपको पूछा गया है। देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट और डायमीटर या रेडियस दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा गया है ए बी सी आपको फाइंड करना है, या ए बी पी भी आप लोग बोल सकते हो। तो ट्राइंगल ए पी बी अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें दो एंगल दिया गया है 90 और 62। तो कितना हो गया 152। अब जो बी एंगल होगा ये होगा 180 माइनस 152। तो देखिए थोड़ा सा अगर ऑप्शन के ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो देख सकते हैं यूनिट डिजिट आपका 8 आना चाहिए, ठीक है। और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है। ऐसे तो 28 ही आएगा, आप लोग इजी कैलकुलेशन है कर सकते हो। 80 से 52 माइनस करना है तो 30 हो जाएगा। 80 माइनस 50 माइनस 2 28। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। पहली बात, क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन से कॉपी में सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही पहले सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन को, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ हम लोग आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जब भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आएगा हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करेंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे साइन को लिखेंगे हम लोग एस, कॉस को लिखेंगे हम लोग सी, सेक को लिखेंगे एस ई, कोसेक को लिखेंगे सी एस, टैन को लिखेंगे टी, और उसके साथ ही अगर कॉट हुआ तो उसको हम लोग लिखेंगे सी टी, ठीक है। अब देखिए और एक चीज कि जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। उसके साथ ही कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, और टैन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये पूरा क्लियर आना चाहिए। ओके, अब देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे साइन 23 कॉस 67, तो कॉस 67 को हम लोग सीधा लिख सकते हैं साइन 23। तो साइन स्क्वायर 23 आ गया, प्लस सेक 52, सेक 52 मतलब क्या 1 बाई कॉस 52, कॉस 52 मतलब क्या साइन 38। तो ऊपर साइन 38 नीचे साइन 38 कट के 1 आ जाएगा, प्लस कॉस 23 साइन 67। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर 23 पहले से है, तो यहाँ से भी साइन 67 को हम लोग कॉस 23 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का समीशन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 23, प्लस यहाँ पे देखिए कोसेक 52, कोसेक 52 मतलब 1 बाई साइन 52। अब साइन 52 मतलब क्या कॉस 38, तो ऊपर भी कॉस 38 नीचे भी कॉस 38, तो ये काट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, और नीचे क्या आ रहा है देखिए ध्यान से, नीचे आ रहा है आपका कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 70 डिग्री।
तो tan 70 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं cot 20। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, कोसेक स्क्वायर 20 माइनस आपका कॉट स्क्वायर आपका 20। हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दोनों का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। जैसे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है। ठीक है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन भी होता है, कैसे याद रखेंगे ना, कोसेक में सेक है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक कोसेक जो आएगा वो पहले आएगा, क्लियर है। और साइन के केस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ओके, अब देखिए सीधा आप यहीं से देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 3 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे 1, तो 3 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चंस के लिए जब भी डीआई से क्वेश्चन आए हमेशा याद रखिए कि आपको जो मेन क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ना चाहिए। पहले क्या दिया हुआ है, किसके रिलेटेड डाटा है, वो पढ़ने का जरूरत नहीं है। ज़्यादातर केस में आपको जो मेन क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो अगर पढ़ लिए आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर उसको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तब आप क्या कीजिए, पीछे वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पढ़िए। देखिए क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और रेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अर्निंग्स। तो टोटल अर्निंग्स के ये तीनों पार्ट कितना परसेंटेज है, क्लियर है। देखिए क्या क्या बोला जा रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट भी है और उसके साथ ही रेंट भी है। तो सीधा हम लोग माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, ज़्यादा लिखेंगे नहीं। देखिए रेंट 60 70 130 हो गया, उसके साथ ही आपका 50 आ गया, तो 130 और 50 कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है टोटल एंगल कितना होगा, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो टोटल हो जाता है आपका 360 डिग्री। तो कितना परसेंट, हाफ हो रहा है पूरा, तो 50%। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनली दो प्रोसेस हो सकता है, एक तो हो जाएगा बेसिक से और दूसरा हो जाएगा थोड़ा सा अप्रोच को बेटर करके, मतलब वैल्यू पुटिंग मेथड। देखिए बेसिक से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और जो दिया हुआ है माइनस 9xy प्लस आपका 9। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि x प्लस वाई का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी -3। तो इसको अगर आप लोग इस इक्वेशन में पुट करोगे तो अभी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा काटाकुटी करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर वैल्यू पुट से करें तो देखिए क्या होगा ना, यहाँ से हम लोग सीधा देख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल टू -3। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 ले ले, y का वैल्यू -3 ले ले, तो भी आपका इक्वेशन जो है वैलिड हो जाएगा। या आप उल्टा भी लिख सकते हो, x का -3 y का 0। तो सीधा अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो x वाला पार्ट 0 आ जाएगा, y का क्यूब है तो -3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 9xy में x है तो 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा -27 प्लस हो जाएगा आपका 9, तो ये आ जाएगा -18। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कर रहे हो किसी भी चैप्टर का हो, ठीक है, आपको हमेशा कोशिश करना है कि कम टाइम में सॉल्व हो, टाइम को आपका बचाना है। क्योंकि एक क्वेश्चन में आप अगर टाइम बचाओगे तो एक जो टफ क्वेश्चन है, हो सकता है कि वो मैथ का हो सकता है वो रीजनिंग का हो, तो वहाँ पे आप लोग यूज़ कर पाओगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है, जो स्पेशली कोडिंग डिकोडिंग या सीरीज या मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन होता है, कभी कभी दिमाग साथ नहीं देता है, तो उसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप अगर टाइम बचाओगे तो आप वहाँ पे यूज़ कर पाओगे। क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर जो बोट एंड करंट का कॉन्सेप्ट है वहाँ से। ठीक है, पहली बात कि क्वेश्चन जो है आपका 3 लाइन से ज़्यादा है, तो जब आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सॉल्विंग चल रहा है, पहला राउंड चल रहा है सॉल्विंग का, उस वक्त आपको इसको अवॉइड करना है, इसको आपको साइड में करना है। ठीक है, और इसके बाद आप जब सॉल्व करने जाओ तो कोशिश करना है कि एक ही बारी में पढ़ के आपको समझ लेना है, और मिसरीड तो एकदम भी नहीं करना है। अगर आप गलती से मिसरीड करोगे तो क्या होगा
ना आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन को देखते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर इन स्टील वाटर। तो स्टील वाटर में जो स्पीड है मोटर बोट का वो है 20 किलोमीटर। तो बी का जो बोट का स्पीड है बी से अगर डिनोट करेंगे तो 20 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 30 मिनट्स मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम में जाने में 30 मिनट ज़्यादा लगता है डाउनस्ट्रीम से। ठीक है, डिस्टेंस सेम ही है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में, दोनों ही है आपका 24। तो देखिए 24 अपस्ट्रीम में लग रहा है तो 24 बाई बी माइनस सी, ये क्या है अपस्ट्रीम का आपका वेलोसिटी है, और जो डाउनस्ट्रीम का है दैट इज बी प्लस सी। और दोनों में अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना 30 मिनट्स। तो 30 बाई 60 करेंगे तो हाफ एन आवर आ जाएगा। क्लियर है। इसके साथ ही देखिए क्वेश्चन में बी का वैल्यू जो है बोट का जो स्पीड है वो दिया गया है। अच्छा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में गलती नहीं होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम मतलब जिस तरह आपका करंट फ्लो हो रहा है उसी तरह बोट फ्लो हो रहा है, तो बोट को मदद मिल रहा है, इसलिए बोट का जो वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी वो ज़्यादा हो रहा है, तो बी प्लस सी हो गया। और अपस्ट्रीम में ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, मतलब जिस तरफ करंट है उसके दूसरी तरफ से बोट आ रहा है, तो जो नेट स्पीड है घट जा रहा है रिलेटिव स्पीड, दैट इज बी माइनस सी। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आना चाहिए। ओके, अब देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 30 दूनी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 20 माइनस सी माइनस हो जाएगा आपका 1 बाई 20 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 48। ठीक है, 24 को हम लोग नीचे ले लिए तो 1 बाई 48। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे एलसीएम करेंगे तो नीचे आ जाएगा 20 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 20 प्लस सी माइनस 20 प्लस सी। ठीक है, तो 20 कट जाएगा, 2c आ जाएगा ऊपर। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। अब एक बात ये भी आप देखिए, आपको सी का जो वैल्यू आएगा उसको यूज करके आगे वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको फाइंड करना है। तो सी का वैल्यू आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन टेस्ट से भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखिए ट्रिक समझिए कैसे करेंगे ना। नीचे जो है एक तरफ है आपका 20 माइनस सी, दूसरे तरफ है आपका 20 प्लस सी, और इधर है आपका 48। तो एक कॉमन मेथड या एक कॉमन थिंकिंग हम लोग लगा सकते हैं कि नीचे जो दो पार्ट है जब हम लोग माइनस करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा। तो 20 माइनस सी 20 प्लस सी दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए 48। ठीक है, तो देखो मतलब ऐसा नंबर, ऐसा दो नंबर नेट आएगा जिसका एलसीएम हो जाएगा आपका 48। तो सी का वैल्यू अगर हम लोग 4 ले ले, 4, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 24, और इस तरफ क्या आ जाएगा ना 16। ठीक है, और 24 और 16 दोनों का एलसीएम क्या होता है 48। ठीक है, देखिए ये जो c इजिकल टू 4 है, थोड़ा सा आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगा के, तो आप इजीली केस कर पाओगे। लेकिन पहली बार आप कर रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लॉजिक मैंने समझा दिया। नीचे जो दो वेलोसिटी है उसका एलसीएम ही तो इधर आएगा ना, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो। तो 16 और है 24। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि बी तो पहले से ही दिया हुआ था 20, और सी का वैल्यू जो है, सी का वैल्यू है आपका 4। आप देखिए क्या बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट का स्पीड जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर से, तो 20 से हो गया 22। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा दोनों का अलग अलग डिस्टेंस है। तो डाउन स्ट्रीम में बोला जा रहा है 39, तो डाउन स्ट्रीम का जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों को ऐड कर देंगे, बी प्लस सी हो जाएगा। तो 22 प्लस 4 26, और इधर आपका अपस्ट्रीम में बोला जा रहा है 30 किलोमीटर, और दोनों का पूछा जा रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा। तो 30 किलोमीटर है अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में जब होगा हम लोग दोनों को माइनस करेंगे तो 22 माइनस 4 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग मिनट टोटल कितना टाइम फाइंड करना है, तो आवर और मिनट दोनों में ही है।
तो देखिए कैलकुलेशन 13 2 26, 13 3 39, और इधर आप अगर देखोगे तो 6 5 30 और 6 3 18। ठीक है, तो देखिए इस साइड में आपका 1 प्लस हाफ आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है आपका 1 प्लस आ रहा है 2/3। ओके, अब देखिए 1 1, तो 2 घंटा तो हो ही गया, 2 आवर, प्लस आपका यहाँ पे कितना मिनट हो रहा है, ये है हाफ आवर, मतलब आपका 2 30 60, तो 30 मिनट इधर हो गया, तो 30 मिनट हो गया इधर, और इधर देखिए 2/3, तो यहाँ पे 3 से अगर काटेंगे 60 को, तो 3 20 60, तो 40 मिनट इधर आ गया, तो टोटल 70 मिनट आ रहा है इधर, और इधर 2 घंटा, तो आपका 3 घंटा, 3 घंटा हो जाएगा, और उसके साथ ही 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप लोगों को थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है, तो ये वाला जो एंगल है, मतलब एलसीएम वाला जो नज़रिया है, ये आपको पता पहले से रहना चाहिए, तभी भी जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि आप अगर मैनुअली सॉल्व करने जाओगे क्वाड्रेटिक को फॉर्म करने, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो ये क्वेश्चन है। क्लियर है बात? चलिए, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से। ठीक है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, A solid cube of side 8 सेंटीमीटर is dropped into a rectangular container, जिसका आपका लेंथ दिया गया है 16, ब्रेथ दिया गया है 8, हाइट दिया गया है 15, which is partially filled with water. If the cube is completely submerged, then the rise of water level is. ठीक है, देखिए बहुत लोग इसको पूरा रट के कर देता है, फॉर्मूला रट के, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3D पे ड्राइंग भी किया है, एक डायग्राम भी बनाया है 3D पे। देखिए पहली बात ध्यान दीजिए कि ये जो है आपका फोटो पे आपको जो दिख रहा है, ये है आपका रेक्टेंगुलर कंटेनर। ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, लेंथ है आपका 16, इसके साथ ही ब्रेथ जो है ये है 8। अब बोला जा रहा है इसके अंदर यहाँ से अगर हम लोग एक सॉलिड क्यूब को, जिसका डायमेंशन जो है, साइड जो है आपका 8 सेंटीमीटर है, इसको अगर ड्रॉप कर दे, तो इसके अंदर मान लेते हैं हम लोग, पहले मान लेते हैं कि इतना तक पानी है पहले से ही। ठीक है, पहले से ही इतना तक पानी है। अब जैसे ही हम लोग सॉलिड क्यूब को इसके अंदर ड्रॉप करेंगे, तो देखिए जो सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम है वो तो इसके अंदर इस पानी में ऐड हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। पानी का टोटल जो वॉल्यूम था उसके अंदर अगर सॉलिड क्यूब को गिराएंगे, तो सॉलिड क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐड जो होगा, ध्यान दीजिए इस बात में कि यहाँ पे जो लेंथ है ये क्या है 16, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। जो ब्रेथ है ये चेंज होगा क्या, चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हाइट है, अगर सॉलिड क्यूब को गिराएंगे तो हाइट बढ़ के मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, यह है आपका फाइनल लेवल हाइट का। क्लियर है? अब इस हाइट को अगर हम लोग h मान लेते हैं, तो यही हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये इंक्रीज किस लिए हुआ ना, सॉलिड क्यूब जो है उसको गिराया गया इसलिए इंक्रीज हुआ। तो सॉलिड क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इसका वॉल्यूम के साथ इक्वल हो जाएगा, सीधा बात। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8 × 16 × h दैट इज इक्वल टू आपका जो सॉलिड क्यूब है इसका वॉल्यूम, मतलब एक क्यूब होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 64 × 8। अब देखिए 8 8 काट जाएगा, 16 4 64, तो h इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। पहली बात, क्वेश्चन आप देख रहे हो लगभग 4 लाइन के बराबर है, तो पहला राउंड ऑफ सॉल्विंग जब होगा आपको इसको छोड़ना है, दूसरे या तीसरे में जब आपका एग्जाम खत्म होने वाला है तभी आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट राउंड में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सम स्टूडेंट्स, जिसके अंदर लड़का भी है लड़की भी है, फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। ठीक है, 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जाम। तो बॉय है गर्ल है, फेल परसेंटेज ये है आपका 20 और ये है आपका गर्ल के लिए 15। तो पास हो जाएगा, 100 से माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका
85। 100 से माइनस करेंगे, पहले 10 करेंगे तो 90, और 90 से 5 करेंगे तो 85। ये सब परसेंटेज में है। द नंबर ऑफ बॉयज हुज The number of boys who passed the exam was 70 more than the number of girls who passed the exam। अच्छा, मतलब क्या बोला जा रहा है कि जितना लड़का ने पास किया है वो गर्ल्स से 70 ज़्यादा है। उसके बाद बोला जा रहा है अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल्ड, टोटल में 90 स्टूडेंट फेल किया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अपीयर किया था। क्लियर है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, बहुत लोग क्या करेगा कि पहले ही इसको 100 मान लेगा कि 100 है लड़का 100 है लड़की, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड, मतलब जो पास का डिफरेंस है वो है आपका 70, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का है 80, यहाँ पे है 85, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़का जो है लड़की से 70 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है 80, यहाँ पे 85, तो लड़का कम है। बात यहाँ पे यही है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया है कि लड़का और लड़की जो है दोनों का टोटल नंबर जो है समान है, यह क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। देखिए, हम लोग मान लेंगे कि लड़का जो है बी है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है दैट इज जी। तो जो लड़का पास कर रहा है जैसे 80%, तो 80% मतलब 4/5, तो 4/5 बी जो है ये आपका 70 ज़्यादा है गर्ल्स से, तो 85/100 ये कैसा होगा? 85/100 है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे 5 से काटेंगे तो 17/20। ये सब जो छोटा मोटा काटा कुटी है ये आपका तुरंत आना चाहिए माइंड पे, इतना प्रैक्टिस तो आपका होना ही चाहिए, ठीक है। कि हर बार आप लिखो पहले 85 देन 100 देन 5 से काटो, उतना लिखना नहीं है। छोटा छोटा स्टेप को आपको स्किप तो करना ही पड़ेगा। ये क्या है? यह है 70। तो अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसको हम लोग एलसीएम 20 ले ले तो 5 4 20, तो 16b माइनस 17g, ये कितना आ जाएगा ना? 70 इंटू 20 तो 1400 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड, जो फेल किया वो है आपका 90। तो b/5 क्यों लिख रहे हैं? 20%, 20% मतलब 1/5, और इधर है माइनस 15%, 15% 5 से काटेंगे तो 5 3 और 5 20, इतना जी। ये क्या है? यह है आपका 90, टोटल जो फेल कर रहा है यह है आपका 90। तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या बन रहा है ना? 5 4 20, तो 4b, और इधर हो जाएगा आपका प्लस 3g, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 1800, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ऊपर से इक्वल करें तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16b प्लस 4 3 12g दैट इज इक्वल टू 18 4 72, तो 7200, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों को हम लोग ऐड तो नहीं कर सकते, माइनस ही करना पड़ेगा, तभी आपका जी का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 29g, ठीक है। माइनस हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि राइट साइड में भी 7200 माइनस 1400 कैसे करेंगे? देखिए 72 माइनस 14, तो पहले 10 माइनस करेंगे तो कैसे कितना आ गया? 62, 62 माइनस 4 तो 58 आ गया, 58, तो 58 आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9800, और जी क्या आ जाएगा? जी आएगा 200, ठीक है। तो जी अगर 200 आ गया तो इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि 600 आ गया, यहाँ 600 और इधर जाएगा तो 1800 माइनस 600 तो 1200, 1200, तो बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 300, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर, तो 300 प्लस 200, तो टोटल कितना अपीयर हुआ था? टोटल हुआ था आपका 500। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए इसको तीसरे राउंड पे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री से। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन ए ट्राइंगल ABC पॉइंट्स P Q and R आर टेकन ऑन BC
ए बी बी सी एंड सी ए। ओके, तो पहले हम लोग एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। ट्राइंगल है ए बी सी, 3 पॉइंट लेना है ए बी बी सी और सी ए के ऊपर, सच दैट बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। अच्छा, तो ये है आपका P, ये है आपका Q, और यहाँ पे हम लोग को लेना है AC के ऊपर R, ये है R। तो आपको बोला जा रहा है बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। इसके साथ ही क्यू सी जो है क्यू आर के बराबर है। एंगल बी ए सी जो है दिया गया है 75 डिग्री, और व्हाट इज द मेजर ऑफ पी क्यू आर, ये आपको फाइंड करना है। मतलब ये वाला जो एंगल है पी क्यू आर, ये आपको फाइंड करना है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहली नज़र में आपको हो सकता है कि अटक जाए ये क्वेश्चन, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, बस कैलकुलेशन करना है। देखिए, हम लोग मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये है y, और ये वाला जो एंगल है ये है x। क्योंकि साइड अगर इक्वल है तो जो एंगल्स होगा वो आपका इक्वल भी हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ए बी सी का बात करें, ए बी सी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस वाई जो होगा, ए बी सी से हम लोग बोल सकते हैं x प्लस वाई जो होगा दैट विल बी 105 डिग्री, क्योंकि 180 से हम लोग 75 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 105 हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बी पी क्यू एंड क्यू आर सी, ये दोनों ट्राइंगल का अगर हम लोग बात करेंगे, बी पी क्यू एंड क्यू आर सी, तो दोनों ट्राइंगल का जो टोटल सम ऑफ एंगल्स है, एंगल का समीशन है, वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री। इतना क्लियर है। अब देखिए, इसके अंदर 2x है 2y है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा आपका 210। क्लियर है। अब देखिए, ये अगर 210 हो गया, मतलब ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, ठीक है, ये अल्फा अगर है, ये बीटा अगर है, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका 360 से अगर हम लोग माइनस करेंगे 210 को, तो ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है, 150। अब देखिए, ये अल्फा जो है बीच में जो पी क्यू आर एंगल है एंड आपका जो बीटा है, इन तीनों का समीशन स्ट्रेट लाइन पे है तो 180 डिग्री है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर 150 है, तो ये बीच वाला जो एंगल है, एंगल पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब एक बात ये भी देखिए, आप यहाँ पे आपको बोला गया है कि बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, बी क्यू जो है पी क्यू के बराबर है एंड क्यू सी जो है क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तो आपको ऐसे डायग्राम को ड्रॉ करना है या ऐसे आपको वैल्यूज लेना है जिससे आपका ये वाला कंडीशन वैलिड रहे, ठीक है। तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि हम लोग इसको भी x मान ले, इसको भी x मान ले, इसको भी x, इसको भी x, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब हम लोग अलग अलग से x और y नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है ना, आपका क्यू सी क्यू आर भी इक्वल हो रहा है और बी क्यू और पी क्यू भी इक्वल हो रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो आप लोग सीधा देख सकते हो कि 75 यहाँ पे प्लस 2x, 75 प्लस 2x, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है आपका 105/2, तो 52.5, ठीक है। अब देखिए एक चीज कि x का वैल्यू अगर 52.5 है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2x, यहाँ पे हो गया आपका 2x, यहाँ पे हो गया आपका 2x, मतलब 105 और 105 210 हो गया। वैसे ही 210 अगर दोनों हो गया, तो यहाँ पे बीच में ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये क्या हो जाएगा ना, 150 हो जाएगा। तो ये अगर 150 है तो बीच वाला क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग अलग अलग से x और y को ना मान के हम लोग x भी मान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो कंडीशन दिया गया है वो वैलिड रहना चाहिए। क्लियर है बात। चलिए
क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है वहां से क्वेश्चन आया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है कभी कभी लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। तो आप जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़ रहे हो हमेशा कोशिश करो कि क्वेश्चन को पहली बार में पहला रीडिंग में आप समझ जाओ, ठीक है। गलती रीडिंग मतलब गलत रीडिंग तो आपको एकदम भी नहीं करना है। आप एक चीज़ रीड कर रहे हो, एक समझ रहे हो, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, बीच रास्ते में आपको पता चला कि क्वेश्चन मैंने गलत कर रहा हो, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहला रीडिंग में आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्या बोला जा रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंट 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। मतलब एक अनफिनिश्ड टावर का बात हो रहा है, इसका बेस से 78 मीटर दूर एक पॉइंट है, 78 मीटर दूर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 30 डिग्री बोल दिया गया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड so that the angle of elevation of the top of the finished tower at the same point will be 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा घुमा हुआ है, बात को ध्यान से समझिए। आपको पूछ रहा है उसी पॉइंट पे क्या करना है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 डिग्री करना है। 30 से बड़ा है 60, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग 60 डिग्री करेंगे तो टावर का हाइट बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको वही पूछ रहा है कि टावर का हाइट आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग टावर को बढ़ा देते हैं, अब हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन को दिखाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, नीचे वाले ट्राइंगल में जो ब्लू कलर का है यहाँ पे ये अगर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ऊपर वाले ट्राइंगल पे अगर ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है इतना? अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि 60 के ऑपोजिट में जो साइड है अगर वो a है तो 30 के ऑपोजिट में वो साइड हो जाएगा आपका a/√3। या फिर अगर 60 के या फिर अगर 30 के ऑपोजिट में साइड जो है a है तो 60 के ऑपोजिट में वो साइड हो जाएगा a√3। दोनों सेम ही है, ठीक है। मैंने दोनों चीज ही समझा दिया। आप एक चीज देखिए, नीचे वाला जो ट्राइंगल है यहाँ पे 60 के ऑपोजिट में क्या है ना 78 है, तो 30 के ऑपोजिट में क्या आएगा ना 78/√3। क्लियर है? अच्छा, अब ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वहां पे 30 के ऑपोजिट में ये क्या है ना 78 है, तो 30 के ऑपोजिट में अगर a होता है तो 60 के ऑपोजिट में a√3 होता है। तो 30 के ऑपोजिट में क्या है 78, तो 60 के ऑपोजिट में जो वायलेट कलर का है 60 के ऑपोजिट में ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मतलब टोटल टावर का रेस करने के बाद, टावर का हाइट को बढ़ाने के बाद टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 78√3। ठीक है, ये चीज जो है ये पूरा आपका दिमाग में पहले से बैठा रहना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस यही सब चीज है कि कौन सा वाला a है, कौन सा वाला a/√3 है, कौन सा √3 a है, कौन सा √2a है, यही सब चीज आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा एंगल का मामला है। हमेशा ज़्यादातर केस में आपको 30, 60 या 45 भी देखने को मिलता है, तो ये आप अगर क्लियर करके रखोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। आप क्या पूछ रहा है ना, आपको पूछ रहा है कि कितना रेज किया गया, तो -78/√3। 78 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे √3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 3 - 1/√3, तो 2/√3। तो 78 जो है अगर इसको चेंज करेंगे तो 26√3 आ जाएगा। 78/√3 26 × √3, और इधर 2 है तो 52√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, जब भी आपका ट्रिगोनोमेट्री से स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, आपको हमेशा ये वाला जो मैथमेटिकल परफॉर्मेंस है a/√3 a√3, ठीक है,
ये सब वाला एकदम क्लियर आना चाहिए। ये अगर क्लियर रहेगा बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। परसेंटेज के अंदर जो टॉपिक है डिस्काउंट, वहां से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आइटम का जो प्राइस है 400। ड्यूरिंग अ फेस्टिवल अ कंपनी ऑफर्स अ सेल डिस्काउंट दैट ऑफर्स X% ऑफ ऑन इट्स रेगुलर प्राइस अलॉन्ग विद अ डिस्काउंट कूपन ऑफ 10%। मतलब 400 रुपीज़ का जो चीज़ है उसके ऊपर 2 डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। X दे रहे हैं X%, दूसरा दे रहे हैं 10%। द प्राइस ऑफ द आइटम आफ्टर यूजिंग बोथ द सेल डिस्काउंट एंड डिस्काउंट कूपन इज 216। मतलब दोनों जो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, सेल डिस्काउंट X% एंड डिस्काउंट कूपन 10%, दोनों देने के बाद जो प्राइस बन रहा है वो 400 से 216 बन रहा है। आपको पूछ रहा है जो पहले वाला सेल डिस्काउंट दिया गया था X%, उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, देखिए आसान क्वेश्चन है। तो 400 जो चीज है इसके ऊपर अगर हम लोग पहले X% का डिस्काउंट लगाएंगे तो 100 का चीज जो है वो कितने में मिलेगा X% डिस्काउंट देने के बाद? 100 में X डिस्काउंट, तो प्राइस बन रहा है 100 माइनस X। उसके बाद डिस्काउंट कूपन से डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। 10% मतलब 10 से 9। 100 से 90 नहीं लिखना है, डायरेक्ट 10 से 9 लिखना है। फाइनली बन कितना रहा है ना, फाइनली बन रहा है 216। अब 100 से 400 काट गया तो 4 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया। ठीक है, 9 इंटू 4 36। तो 36 को अगर 216 से काटते हैं तो हम लोग जानते हैं 6 आता है। तो 100 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया? नहीं, आ गया 60। तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा आपका 40। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एक प्रोसेस हो गया जो थोड़ा सा फास्ट है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि पहले हम लोग देख लेते हैं नेट डिस्काउंट हम लोग को कितना मिला। तो 400 का चीज मिला 216 में, तो डिस्काउंट कितना मिला? कैसे माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेरा आवाज को फॉलो कीजिए। 400 माइनस 200, 200 हो गया। 200 माइनस 10, 190 हो गया। 190 माइनस 6 तो 184 हो गया। ठीक है, तो 184 डिस्काउंट मिल रहा है 400 रुपीज के चीजों के ऊपर। तो नेट डिस्काउंट कितना ना, 4 से अगर काटेंगे तो 4 4 16 और 2 आ रहा है तो 4 6 24। तो नेट डिस्काउंट है आपका 46 का। क्लियर है? अब हम लोग AB मेथड जो लगाते हैं उसको यूज करेंगे ना। x प्लस 10 माइनस 10x बाई 100 दैट इज इक्वल टू 46। देखिए बहुत लोगों का यहाँ पे ध्यान नहीं रहता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस AB बाई 100 नेट डिस्काउंट निकालने के लिए या नेट चेंज निकालने के लिए। ठीक है, तो जब डिस्काउंट हो रहा है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे दोनों ही माइनस, तो नेट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, या आप माइनस को कॉमन लेके भी लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस AB बाई 100। ये ध्यान रहना चाहिए। जब लोग पहली बार प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे गलती होने का चांसेस रहता है। देखिए अब क्या आ रहा है ना, x माइनस एक्स बाई 10 दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पे 9x बाई 10 दैट इज इक्वल टू 36। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 40। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे तो पहला वाला जो मेथड है डायरेक्ट हो रहा है, आपको 2 स्टेप नहीं करना पड़ रहा है, 1 स्टेप में भी हो जा रहा है। तो पहले वाला ज़्यादा सही है और दूसरे वाला एक अप्रोच है, लेकिन थोड़ा सा आपको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका LCM HCF से, नंबर सिस्टम का बोल सकते हो आप। ठीक है, तो बोला जा रहा है LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 56 टाइम्स देयर HCF। तो LCM को हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, L लिखेंगे 56 टाइम्स, 56 इंटू 8। देखिए आपको जब मैं बोल रहा हूँ कि LCM को L लिखिए, HCF को H लिखिए, या साइन थीटा को S लिखिए, कॉस थीटा को C लिखिए, आपको बहुत सिली लग सकता है। लेकिन आप एग्जाम में जब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे ना, तो जितना कम लिख के अब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना फास्ट आपका क्वेश्चन होगा। समझ रहे हो बात को? हमेशा आपका फोकस होना चाहिए, मुझे टाइम बचाना है, किसी भी तरह से टाइम बचाना है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर भी सही करना है। ठीक है, और बचे हुए टाइम को किसी टफ क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में यूज करना है, तभी आपका अटेम्प्ट जो है अच्छा खासा हो पाएगा एंड नंबर भी आपका बढ़ेगा। देखिए
एल इज इक्वल टू 56 इंटू एच। उसके साथ ही बोला जा रहा है सम ऑफ देयर HCF एंड LCM बीइंग 1710। तो HCF प्लस LCM ये क्या है 1710। तो एल जो है यह है आपका 56H, तो 56H प्लस H है तो 57, तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 171.05 है आपका 57। ठीक है, तो आप सीधा देख सकते हो 3 से काट रहा है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई ना 57 इंटू 3, तो 3 इंटू 50 150, 150 और 21 तो 171, तो ये कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि वन ऑफ द टू नंबर्स जो है दैट इज 240। तो हम लोग जानते हैं दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है उनका LCM और HCF के प्रोडक्ट के साथ इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, बस लिखेंगे व्हाट इज द अदर नंबर। तो x इंटू 240 दैट इज इक्वल टू 56 इंटू 30, ये क्या हो गया LCM हो गया इंटू HCF। दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है आपका LCM इंटू HCF के प्रोडक्ट के बराबर। तो 30 8 240, 8 7 56, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 210। तो C विल बी योर करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, बस जो रिलेशन है मेन रिलेशन जो है कि LCM इंटू HCF दोनों प्रोडक्ट का दोनों जो नंबर है उसका प्रोडक्ट के साथ इक्वल होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से, क्या बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। 23A68B which is divisible by 3 but not divisible by 9। देखिए ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि 3 और 9 दोनों एकदम सगा भाई है, और दोनों का संसर कैसे चलता है ना, संसर चलता है आपका सम ऑफ डिजिट से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 3 से डिविजिबल तो होगा लेकिन 9 से नहीं होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में या ज़्यादातर नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे हम लोग ऑप्शन टेस्ट करके भी जल्दी कर सकते हैं और अप्रोच तो है ही। तो पहले हम लोग ऑप्शन टेस्ट से देखते हैं, बाद में अप्रोच देखेंगे। देखिए जो नंबर दिया गया है सब में A और B के जगह अलग अलग वैल्यू पुट किया गया है। तो अगर हम लोग पूरा जो सम ऑफ डिजिट्स है उसको अगर ध्यान में रखें तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा 3 से है या 9 से नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 का सम कितना है 5 है, 8 और 6 इसका कितना है 14, 14 मतलब 5, तो 5 और 5 10 और ये है 1। तो A और B को छोड़ के जो सम ऑफ डिजिट है वो है 1। अब देखिए A और B के जगह कहाँ कहाँ है ना, तीसरा पोजीशन बाएं से और आपका लास्ट वाला यूनिट डिजिट वाला पोजीशन। तो 8 और 9 है, 8 और 9 17, 17 मतलब 8, 8 1 9। ठीक है, तो ये आपका 9 से डिविजिबल हो रहा है तो नहीं होगा। यहाँ पे भी 9 और 8 आ रहा है, 9 और 8 मतलब 17, 17 मतलब 8, 8 और इधर है 1 9, तो ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है 9 और 5 14, 14 1 15, तो 16 आ रहा है, सॉरी 9 और 5 14, 14 1 15, 15 आ रहा है, 15 मतलब 6, तो ये हो सकता है। 6 मतलब 3 से डिविजिबल तो होगा लेकिन 9 से नहीं होगा। और यहाँ पे नीचे वाला जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 7 और 7 14 आ रहा है, 14 1 पर 1 15, 15 मतलब 6, तो ये भी हो सकता है। अब दोनों में से हम लोग किसको लेंगे ना, ग्रेटेस्ट नंबर बोल दिया गया है तो ग्रेटेस्ट मतलब क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए अप्रोच को समझिए कैसे करेंगे ना, बोल रहा है 3 से डिविजिबल होगा, तो एक बात समझिए जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा उसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा ना, सम ऑफ डिजिट 3 1 3 हो सकता है, 3 2 6 हो सकता है, 3 3 9 हो सकता है, 3 4 12, तो फिर से 3 आ रहा है, फिर से 6 आएगा, फिर से 9 आएगा, 9 की ऐसे 3 6 18। ठीक है, तो मेनली 3 6 और 9 इन तीनों में से सम ऑफ डिजिट किसी एक को होना है। ठीक है, और अगर 9 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या ना, मतलब यहाँ पे ही है कि यहाँ पे ये 23A68B ये जो पूरा नंबर है इसका सम ऑफ डिजिट 9 तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर है बात। तो अगर A और B को छोड़ के बाकी जितना डिजिट है सबका सम ऑफ डिजिट 1 आ रहा है फाइनली,
तो ए और बी का सम ऑफ डिजिट क्या क्या हो सकता है ना, ए और बी का सम ऑफ डिजिट हो सकता है या तो 2 या तो 5। ठीक है, तो हम लोग वही देखेंगे कि ए और बी के जगह जो जो नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है ना। 9 और 5 14, तो सम ऑफ डिजिट 5 आ रहा है, और 7 और 7 14, तो सम ऑफ डिजिट ये भी 5 आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन हम देखना है ग्रेटेस्ट बड़ा कौन सा है, तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। बोला जा रहा है सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली अगर है तो टेंशन लेने का बात नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आसान क्वेश्चन होगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दे या 8 मंथली बोल दे या 4 मंथली बोल दे तब आपका दिक्कत होगा। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years एंड दैट एट द एंड ऑफ 4 years इज 5082। फाइंड द सम। बोला जा रहा है कि 2 साल के अंत में एंड 4 साल के अंत में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो है आपका 5082। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका इफेक्टिव रेट। यहाँ पे मैंने इफेक्टिव रेट का एक चार्ट ऐड कर दिया है। अगर ये चार्ट आपका पूरा रटा हुआ रहा तभी आप इसको जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, ये चार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐड कर दिया सो दैट आपको जब पीडीएफ मिले आप इस चार्ट को पूरा रट लो। ये अगर पूरा रटा हुआ रहेगा बहुत क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे आधा से ज़्यादा चीज़ें इफेक्टिव रेट में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे ना। 10% के लिए पहले मैं चार्ट को समझा दूँ। 10% के लिए 1 साल के एंड में, 2 साल के एंड में, 3 साल के एंड में, 4 साल के एंड में जो इफेक्टिव रेट होता है वो यहाँ पे दिया गया है। 10 के लिए क्या होगा, 10 21 33.1 46.41। 20 के लिए क्या होगा, 20 44 72.8 107.36। 5 के लिए 5 10.25, उधर 15.7625 एंड देन 21.55। या आप 6 डिजिट तक याद करने का जरूरत नहीं है, आप 21.55 भी याद रख सकते हो। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 8.16 12.4864, और 8 के लिए 8 16.64 25.9712। ठीक है, ये जो 5 रेट के लिए मैंने दिया है ज़्यादातर इसके लिए यहाँ पे पूछा जाता है। देखिए क्या बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के एंड में, तो हम लोग इसको ले लेंगे, और 4 साल के एंड में तो हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, तो 46.41 और इधर है आपका 21। इन दोनों का डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस हो जाएगा 41, इधर 5 इधर 2, ये हो जा रहा है आपका 5082। देखिए थोड़ा सा अगर आपको आपका जो आंख है उसको अगर खोला रखेंगे तो देखिए 25.41 के एकदम दुगना होता है 5082। ठीक है, दुगना होता है पूरा। तो आप ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि बाकी जितना भी मामला है जो फाइनल आंसर तक पहुंचाएगा आपको वो है पूरा जीरोस। और अब आप ऑप्शन पे देख सकते हो कि ऑप्शन एक ही है 20,000। अगर ऐसा रहता 20 रहता 2000 रहता 200 रहता 20,000 रहता 2 लाख रहता तब आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको आप जब देख रहे हो सीधा 2 से डिवाइड हो रहा है, और बाकी जो भी आएगा यहाँ पे 0.41 है, यह इसके लिए 100 आएगा, और अगर इतना परसेंटेज का वैल्यू 5082 है तो 100% का वहाँ पे और 100 आएगा, तो 4 जीरो और ऐड होगा। ठीक है, लेकिन जीरोस के बारे में अभी आपको सोचना ही नहीं है, सीधा आपको ऑप्शन की तरफ देखना है। आप देख पा रहे हो एक ही ऑप्शन है जिसमें अकेला 2 है, बाकी सब 0 है, तो सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके साथ आप ये भी देख लीजिए कि कैसे हम लोग 2 साल का 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालते हैं। 2 साल के लिए क्या होता है ना 2x.x²। 3 साल के लिए क्या होता है ना 3a.3a².aq। ठीक है, हर एक डॉट के बाद 2 करके डिजिट आना चाहिए। कैसे देख लीजिए, अगर हम लोग 8 का बात करें तो 8 दूनी 16 और 0.88
8 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 64, तो 16.64। ठीक है। अगर हम लोग 11 का सोचेंगे तो 11 दूनी 22 और इधर आ रहा है 11 11 121, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 23.21। ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, जैसे अगर हम लोग 5 का लेते हैं तो 5 का इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा आपका 25 और 3 75। ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका 5 का क्यूब, तो 125। मैंने क्या बोला, हर एक डॉट के बाद दो दो करके डिजिट को लेना है। तो लास्ट वाले में 25 को रखेंगे, एक को फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ पे 76 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है। तो 15.7625। क्लियर है बात। ये लास्ट वाला जो डॉट है इसको आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है। तो 15.7625, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बीच में आप स्लैश भी दे सकते हो और सोच सकते हो कि हर एक स्लैश के बाद दो दो करके डिजिट आएगा। अगर ये फॉर्म आपको याद रहा, जैसे 2x डॉट एक्स स्क्वायर, जैसे 3 साल के लिए 3a डॉट 3a स्क्वायर डॉट ए क्यूब, तो आप किसी भी एक परसेंटेज का जो इफेक्टिव रेट है 3 साल के एंड में या 2 साल के एंड में आप बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए डी का क्वेश्चन है और यहाँ पे हिस्टोग्राम दिया गया है। मैंने पहले ही बोला है, जब डी का क्वेश्चन हो आप लोग सीधा क्वेश्चन को पूछिए जो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो पूछ रहा है, हु स्कोर्ड 140 मार्क्स एंड अबव, 140 या उससे ज़्यादा। तो 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, तीनों का हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। देखिए लिखेंगे नहीं, माइंड में करेंगे। 55 to 40, तो ये हो जाएगा 95, 95 के साथ है आपका 15, तो पहले 10 ऐड करो 105 और 5 ऐड करो तो 110, तो ये आ गया 110 पहले वाला का वैल्यू। तो दूसरे वाले में बोला जा रहा है मार्क्स बिटवीन 60 to 120, तो 60 से 120, तो क्या क्या आ रहा है 32, 45 और 60, मतलब 60 और 45 105, 105 के साथ 32 तो 137। ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, पहले जब हम लोग रेशियो फाइंड कर रहे हैं, पहले स्टेप में जब हम लोग का 110 आ गया तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आप जब पहले का वैल्यू निकाल लिए तो ऑप्शन में ऐसा कोई रहना चाहिए जो इसका फैक्टर हो। ठीक है। क्योंकि 110 से 9 या 110 से 37, 137 ये कभी भी नहीं आ सकता है। अगर ऐसा आना होगा तो आपको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब जो आप ऐड कर रहे हो सब है इंटीजर, है कि नहीं। मतलब ये मैंने इसलिए बोला कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहला रेशियो के अंदर जो पहला टर्म है वो निकलने के बाद ही ऑप्शन में एक ऐसा, मतलब ऐसा ही ऑप्शन रहता है, एक ही रहता है जो बस उसका फैक्टर है, बाकी कोई भी ऑप्शन में से पहला वाला जो है वो उसका फैक्टर नहीं रहता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये भी मतलब ध्यान रखना है, आपको ये भी माइंड में रखना है। देखिए क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्या बोला जा रहा है, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ द वर्क इन 16 डेज, तो ए 16 दिनों में ख़त्म करता है। बी कैन फिनिश इट इन 12 डेज, बी क्या करता है 12 डेज में ख़त्म करता है। दे वर्कड टुगेदर फॉर 4 डेज एंड देन ए लेफ्ट, 4 दिन काम करता है एक साथ मिलकर, देन ए छोड़ जाता है। तो 48 हो जाएगा टोटल काम। एक एक दिन पे एफिशिएंसी का अगर बात करेंगे तो ए करता है 4 करके, 4 नहीं होगा, 16 3 48, और बी करता है 4 करके। ठीक है, 12 4 48। तो एक दिन में दोनों मिलके एक दिन में कितना करता है, एक दिन में दोनों मिलके करता है 7 काम। ठीक है। दोनों मिलके 4 दिन तक काम किया तो 7 × 4 तो 28 आ गया। ठीक है। ए छोड़ के चला गया। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कम्प्लीटली। देखिए बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देगा अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, टोटल का बात किया गया है, मतलब पहला जो 4 दिन है इसको भी हम लोग को इंक्लूड करना है। देखिए ये अगर ऐड किया है तो ऑप्शन में जरूर से जरूर दोनों ऑप्शन ही रहेगा। देखिए मैं समझाता हूँ। तो
28 4 दिन में कर चुका है, बाकी कितना रह गया ना 48 माइनस 28 तो 20 रह गया। बी एक दिन में कितना करता है 4 करता है, तो बी ये 20 कामों को खत्म करेगा 5 दिन के अंदर। अब बहुत लोग डायरेक्ट यहीं से 5 आंसर कर देंगे, ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है 5 ऑप्शन में नहीं है, अच्छा बात है, लेकिन बहुत टाइम पे 5 भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 5 दिन बी अकेला किया और पहले 4 दिन भी बी किया था एक के साथ, तो टोटल 9 डेज। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगो से, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। जब ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। साइन का एस, कॉस का सी, टैन का टी, कॉट का सी टी, कोसेक का सी एस और सेक का एस ई, ठीक है बात। देखिए पहले में आपको दिख रहा है ये दिया गया है 4 साइंस का थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह का जब फॉर्म दिया रहता है हम लोग हमेशा जानते हैं कि कॉस थीटा के साथ हम लोग ऐसा एक एंगल को लेंगे, मतलब थीटा का वैल्यू हम लोग ऐसा लेंगे जहाँ पे कॉस थीटा का अगर वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो रूट ना आए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो हम लोग रूट को इंटीजर में बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 60 पुट करके कोशिश करेंगे। तो देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है ना √3/2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना ये हो जाएगा हाफ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 इंटू 3/2। अब एक चीज देखिए इधर आ रहा है 9/2 और इधर आ रहा है 4 इंटू 3/4, इधर आ रहा है 3, मतलब आप देख सकते हो दोनों साइड बैलेंस नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे 60 को थीटा इज इक्वल टू 60 जो है इसको पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक ही एंगल है कॉस के साथ, जब 60 आता है तभी ऐसा होता है कि आपका रूट नहीं आता है। हाँ 0 और 90 में भी होता है लेकिन वो अलग चीज़ है, वो यहाँ पे नहीं लगेगा, या तो 60 लगेगा या कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि 45 में भी आपका 1/√2 आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 30 में भी आपका √3/2 आ जाएगा, तो वहाँ पे भी आपका रूट आ जाएगा। क्लियर है बात। अब आप देख लिए कि 60 बैठा के आपका नहीं हो रहा है, तो पहला स्टेप में आप समझ गए कि 60 से नहीं होगा। अगर 60 से नहीं होगा तब आपका दिक्कत चालू हो जाएगा। कैसे? आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा और थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा बनेगा। अगर 60 होता तो इसके बाद वाले में अगर वैल्यू पुट करते तो जल्दी आंसर आ जाता। देखिए 4 साइंस का थीटा है तो साइन को हम लोग तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो 4 माइनस 4c स्क्वायर। देखिए पूरा हम लोग नहीं लिखेंगे, पहले ही बोले हैं, प्लस 3c, c मतलब कॉस। देखिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर इसी तरह से इसी शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करके घर में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी माहौल जो है थोड़ा सा ठंडा है, ठीक है, दिमाग आपका अच्छे से काम कर रहा है। एग्जाम में बैठोगे माहौल गर्म हो जाएगा, दिमाग उतना साथ नहीं देगा आपका। तो हमेशा जो प्रैक्टिस करके जाओगे अच्छे से घर से, ठीक है, वही आपका एग्जाम हॉल में आपको मतलब आपका साथ देगा, ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं ना, 4c को इधर लाते हैं तो 4c स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 3c माइनस हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक को हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, कैसे करते हैं देख लीजिए। हम लोग इसको लिख सकते हैं 4c माइनस c, ठीक है, और 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 है इधर, क्योंकि इधर 4 है आपका, तो 4 से डिवाइड करना होगा और साइन को उल्टा करना होगा। तो c का जो 2 वैल्यू आएगा, पहला क्या आएगा मतलब 4/4, लेकिन साइन उल्टा हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो 1/4, ठीक है, ओके। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकल के आया, कॉस थीटा का वैल्यू निकल के आया कि 1/4। क्लियर है बात। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, टैन थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए और सेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा तो यहाँ से ही पता चल जाएगा, दैट विल बी 4। अच्छा साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे ना, जो देखिए साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 1 - √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
लेकिन उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग सीधा इस ट्राइंगल के बारे में सोचेंगे, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। और वहीं से मतलब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, तो दिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कॉस थीटा है, ये अगर थीटा हो जाएगा तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये है बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, √16 - 1, तो √15 हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके, अब आप देखिए कि √15 आ रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो √15 बाय हो जाएगा आपका 4। तो 2 tan थीटा, tan थीटा मतलब साइन बाई कॉस, दोनों का नीचे ही सेम ही है, 4 ही है, तो साइन बाई कॉस मतलब 2√15 प्लस 4 साइन थीटा, 4 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √15, और माइनस है सेक थीटा, तो -4, तो 3√15 माइनस है 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? क्वेश्चन देखिए अलजेब्रा से है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आंखों को खोलना है। देखिए x + 6y दिया गया है 8, xy 2, और वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसको हम लोग x³ + 6y³ ऐसा तो कर ही सकते हैं, ठीक है, x + 6y का होल क्यूब माइनस 3 × x × 6y × x + 6y, ऐसा तो कर ही सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। एल्जेब्रा का क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग एक बहुत बड़ा मतलब हथियार है आपका, समझ रहे हो आप, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हमेशा वैल्यू पुटिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आसान केस में आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। आप सीधा देख रहे हो xy = 2 दिया गया है, तो x को अगर हम लोग 2 माने, y को अगर हम लोग 1 माने, या उल्टा कर दे, x को 2 y को 1, दोनों ही केस में 2 ही आ रहा है, प्रोडक्ट 2 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इसी इक्वेशन को भी वैलिड करना है, दोनों इक्वेशन दिया गया है, दोनों को ही वैलिड करना है। तो पहले वाले में अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा 2 + 6 × 1 = 8, ठीक है। अगर हम लोग x को 1 लेते, y को 2 लेते, तब अब नहीं हो पाता, 1 + 6 × 2 12 + 1 13 हो जाता, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, y का हो जाएगा 1। अच्छा, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे आप देखिए x का हो जाएगा 2, तो 2 का क्यूब प्लस y का 1, तो 216 ही लिखेंगे इसको, तो 216 + 8, तो 224। देखिए पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, आप जब ये हैबिट छोड़ दोगे ना पूरा सॉल्व करने का, तो आप 2-3 लाइन लिखोगे, आपको सीधा आंसर दिख जाएगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, ए सोल्ड ए मोबाइल टू बी एट ए गेन ऑफ 25%। अच्छा, तो ये है ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। अब ये भी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि एक के बाद एक आप अगर हॉरिजॉन्टली लिखोगे तो ए बी सी ही मालूम चलता है, ठीक है। तो ए अगर 100 है तो बी हो जाएगा 125, क्योंकि 25% गेन में बेचता है, और बी सी को बेचता है 10% लॉस में, ठीक है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, 10% लॉस मतलब 125, और इसका 10% मतलब क्या ना 12.5। देखिए कोई भी अगर नंबर है, जैसे मान लीजिए 1125, अगर इसका हम लोग 1% फाइंड करने की कोशिश करें, 1%, तो जो डेसिमल है 2 पॉइंट को मतलब 2 डिजिट को छोड़ के लगता है। अगर इसको हम लोग 10% करने की फाइंड मतलब 10% फाइंड करने की कोशिश करें, तो एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगता है, जैसे 112.5। ये थोड़ा सा, ये सब चीज़ आसान तो है ही, सब कोई कर लेता है, लेकिन आप अगर ये सब पहले से माइंड में बैठा कर रखोगे, पहले से घर में इसके ऊपर काम करके रखोगे, तो एग्जाम में आपको बहुत जल्दी जल्दी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़िए, ये कोई काम का नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, 125 है और 12.5 है, 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो कितना आ जाएगा 112.5। अब क्या बोला जा रहा है, सी पेड 5625 फॉर इट, मतलब इसका जो वैल्यू है यह है आपका 5625। अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन, ए ने कितना पेमेंट किया है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे तो इसका ये जो है ये 5 गुना बैठता है,
25 5 125, एक रह गया, 5 11 55, 55 और 1 56। ठीक है, अब मैंने पहले भी बोला है ऑप्शंस को देखिए, बस एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक ही 5 है, बाकी सब 0 है। तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आपको पता है कि 5 से अगर पूरा डिवाइड चला गया तो जितना सारा ऐड होगा, जितना सारा डिजिट ऐड होगा वो 0 ही रहेगा। अब अगर ऐसा रहता कि 500 रहता, 5000 रहता, 5 लाख रहता, तब आपको दिक्कत होता। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन आपको ये सीखना है। ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन है आपका डीआई का, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड 2017। यहाँ पे दिक्कत होता है, देखिए ये जो है ना एंड, ये बहुत लोग ओवरलुक कर देगा। ये लोग क्या पढ़ेगा पता है, ये लोग पढ़ेगा 2014 टू 2017, और 14 से लेकर 17, 14 15 16 17 चारों ईयर का वैल्यू को ऐड करेगा। फिर आंसर नहीं मैच करेगा, फिर घबरा जाएगा, फिर देखेगा मैंने गलत रीड कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए एक ही रीडिंग के अंदर उसको समझने के लिए। टू द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इन 2015 एंड 2016। तो यहाँ पे भी एंड दिया गया है, एंड दिया जाएगा तो 2 वैल्यू ऐड करना है, 2 दिया जाएगा तो शुरू से लेकर एंड तक सबका ऐड करना है। देखिए 14 और 17 और टाइप ए का, टाइप ए है ब्लू कलर का, तो 14 और 17, 14 है 200 और 17 कितना ना 175, तो 375 हो गया, 375। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ रहा है 2015 एंड 2016, और टाइप बी का बात कर रहा है तो 2015 और 2016। टाइप बी का अगर बात करेंगे तो 450। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग काटाकुटी करते हैं तो 77 और इधर हो जाएगा 90। 77 आ रहा है क्या, 77 नहीं आ रहा है, 75 आ रहा है। 5 7 35 और 5 5 25, 15 5 75 और 15 6 90। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप ये भी देख सकते हो, जब 375 आया तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। क्लियर है क्या, क्योंकि 11 से मतलब 375 जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 7 5 12, 12 और 3 15। अच्छा 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन है, जिसका पहला पार्ट आप बोल सकते हो कि हो सकता है। ठीक है, तो 5:6 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका राइट एंगल ट्राइंगल से, आप जियोमेट्री का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। देखिए द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर x-1, x+1 एंड x+3। द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज। देखिए x के टर्म में आपको तीनों साइड दिया गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल का, आपको बोला जा रहा है हाइपोटेन्यूज क्या होगा। ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ा वाला साइड है, तो x+3 होगा इसका आंसर, लेकिन x का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को वो बंदा बहुत जल्दी कर लेगा जिसको ट्रिपलेट्स पूरा रटा हुआ है, या ट्रिपलेट्स के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज है। नॉलेज से कुछ नहीं होगा, रटा होना चाहिए। देखिए एक बात तो आप क्लियर कीजिए, आधे से ज़्यादा बंदा जो लोग अच्छा मार्क्स लाता है सब रट के ही मार्क्स लाता है, चाहे वो मैथ्स हो या जीके हो या रीजनिंग हो। ठीक है, मतलब मैथ्स में रटेगा तो क्या रटेगा, प्रोसेस रटेगा, ठीक है, फॉर्मूलाज रटेगा। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो या जियोमेट्री मेंसुरेशन का क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत हेल्प करता है ये सब चीज़ें। तो आपको ये जितना सारा ट्रिपलेट है पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, ओके। पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे ट्रिपलेट से करेंगे, जो शॉर्टकट है, उसके बाद हम लोग बेसिक्स से एक बार देख लेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, एक तो है 3 4 5, सबको पता होता है। दूसरा है 5 12 13। अब 3 4 5 इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 10
और 3 से करेंगे तो 9 12 15। हम लोग को ये भी पता रहना चाहिए कि जैसे ही कोई भी ट्रिपलेट है, अगर कोई भी ट्रिपलेट को हम लोग किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब तीनों जो वैल्यू है उसको अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक है, जैसे आपका 5 12 13 है तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 24 26। ऐसे ही 12 35 37, 7 24 25, 20 21 29, 8 15 17, 9 40 41। और अभी रिसेंट में थोड़ा सा ये नया जो ट्रिपलेट है आ रहा है एग्जाम में, 48 55 73 एंड 39 80 89। इसके साथ ही और एक चीज देखिए, जैसे 3 वैल्यू है आपका 39 80 और 89, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, या ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर। ठीक है, आपको अगर ऐसे 3 नंबर एग्जाम में दिया गया है, आपको पता नहीं है ट्रिपलेट है कि नहीं, आप तुरंत चेक कर सकते हो यूनिट डिजिट से। जैसे 39 का स्क्वायर में लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, इधर 0 आएगा तो 1 + 0 1, और 89 में भी 1 आएगा। हाँ, पूरा तो मैच होगा कि नहीं उसके लिए तो पूरा कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, ये बात तो है, लेकिन यूनिट डिजिट से आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, ओके देखिए, तो हम लोग को जो दिया गया है दैट इज x - 1, x + 1 एंड x + 3। राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज है, या बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है। तो ये ट्रिपलेट तो होगा कॉन्फर्म है, लेकिन मुझे देख के ही पता चलना चाहिए कि कौन सा वाला ट्रिपलेट यहाँ पे लगेगा, मतलब x का कैसा वैल्यू पुट करूँ मैं सो दैट ये ट्रिपलेट बन जाए। ठीक है, देखिए ऐसे तो देने के लिए बहुत कठिन भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा आप अगर पढ़े हो पहले से तो आप देखोगे x की जगह अगर हम लोग 7 पुट कर दें तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है एंड देन 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, या ऐसा भी हो सकता है ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 3 4 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 8 10 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। अगर आपको बेसिक्स से करना है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक्स से करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एग्जाम में आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, या आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, या उस टाइम पे आपका दिमाग में नहीं आ रहा है, तब तो आपको बेसिक से ही जाना है। देखिए कैसे करेंगे ना, p² + b² = h²। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x - 1 का स्क्वायर प्लस आपका x + 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर। आप देख सकते हो लेफ्ट वाला जो पार्ट है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है ये होता है 2 × a² + b²। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे कि x - 1 का होल स्क्वायर को तोड़ सकते थे, x² - 2x + 1, इसको भी तोड़ सकते थे, फिर कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए। ठीक है, एक बार सीख जाओगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो सीधा आपका सेंसेस ही बोलेगा कि ऐसा होगा, आपको सीधा दिखेगा। तो x - 1 का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है 2 × a² + b² दैट इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म करके हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि x का वैल्यू अगर हम लोग 7 पुट करें तो 7 पुट करेंगे तो इधर हो जाएगा 2 × 50 और इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो एक बात आप ये भी देख सकते हो कैसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना, आपको हाइपोटेन्यूज पूछा है तो आपको x + 3 का वैल्यू दिया गया है, मतलब जितना ऑप्शन है, जैसे 12 के लिए हम लोग क्या लेंगे, 9 लेंगे क्योंकि हम लोग 3 माइनस करेंगे, 7 के लिए क्या लेंगे, 4 लेंगे, 6 के लिए क्या लेंगे, 3 लेंगे, 10 के लिए क्या कर लेंगे, 7 लेंगे। तो 3 माइनस करने के बाद जो रहेगा वो तो x का वैल्यू है, तो ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि डायरेक्टली जो आंसर में दिया गया है उसी को हम लोग ऑप्शन टेस्ट नहीं कर सकते, तो देखना है आपको क्या पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है तो x + 3 पूछ रहा है तो 3 हम लोग माइनस कर देंगे।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लगभग जो भी अच्छा खासा क्वेश्चन होता है मैं उसको कोशिश करता हूँ 5 से 6 मिनट लेकर उसका जितना पोर्शन मैं बता सकूँ, जितना आपका काम का है सब कुछ मैं बता दूँ। ठीक है, तो एक बार आप सीख जाओगे उसके बाद आपके दिमाग खुद ब खुद काम करेगा। तो पहली बार सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का मेन फंडा यही है कि आपको ट्रिपलेट का जो जितना वैल्यूज होता है वो पता रहना चाहिए, तभी ये जल्दी जल्दी होगा। क्वेश्चन है आपका एवरेज से। क्या बोला जा रहा है? द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। मतलब पी जो है और उसका 3 दोस्त है, तो 3 दोस्त का मैं ले रहा हूं एक एक का वेट एफ करके। ठीक है, एक एक का वेट है एफ, तीनों दोस्त का टोटल वेट कितना हो जाएगा 3f। तो पी और तीनों दोस्त तीनों का मिला के टोटल वेट कितना बनेगा ना, एवरेज अगर 55 है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 जन है तो 220, ये हम लोग लिख सकते हैं। इफ P is 4 kg more than the average weight of 3 friends, then what is the weight of P? P का वजन कितना होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग F जो लिए हैं, F क्या है ना, ये जो तीनों दोस्त है तीनों का एवरेज, इसलिए जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों दोस्त का जो टोटल वेट है ये हम लोग को मिल जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि P का वेट जो है वो आपका जो दोस्त का तीनों दोस्त का जो वेट है उससे 4 ज़्यादा है। तो P का हम लोग मान रहे हैं दैट इज F+4 मान सकते हैं, क्योंकि F है एवरेज दोस्तों का तीनों दोस्त का, प्लस है आपका 3f, ये क्या हो जाएगा 220 के बराबर। अब देखिए क्या आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है 4f, 4f इजिकल टू उधर 4 चला जाएगा तो 216 आ रहा है। तो जब f का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे यह आ जाएगा 4 5 और 4 4 16। अब हम लोग सीधा देखेंगे 54 आया और टिक कर देंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहीं पे गलती हो जाता है, बहुत लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेगा लेकिन गलत ऑप्शन को चूज करके आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है पीस का वेट, पी का वेट कितना होगा, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं एफ। एफ क्या है? एफ है एवरेज। ये छोटा छोटा चीज है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका ध्यान रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन में मतलब जो 100% परफॉर्मेंस है, जैसे 25 क्वेश्चन है तो उसमें से 48 50 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो पीस का वेट बोला गया है। अब पीस का वेट क्या होता है हम लोग पहले ही देखे हैं, पीस का वेट 4 ज्यादा है, तो 54 के साथ जब 4 ऐड करेंगे ये बनेगा आपका 58, ये हो जाएगा आपका पी का वेट। देखिए ऑप्शन में 54 भी है, ऑप्शन में 58 भी है। जो अच्छे से नहीं पढ़ेगा वो 54 टिक करेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा लास्ट तक देखेगा वो 58 करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का। सीधा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स पास्ड बिटवीन 6 AM and 8 AM टू द नंबर ऑफ कार्स पास्ड बिटवीन 9 AM and 11 AM। ओके, तो रेशियो पूछ रहा है हम लोग को 6 से 8। 6 से 8 मतलब क्या 175। आपको अलग से लिखना नहीं है, 70 प्लस 105 लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है 175 टू द नंबर ऑफ कार्स जो 9 से 11। 9 से 11 मतलब क्या 115 है और 95 है, तो 115 और 5 120 हो गया, 120 और 90 210। अब देखिए 175 है तो 14 से तो भाग नहीं होगा, 21 से नहीं होगा, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। तो देखते हैं हम लोग, अगर 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 5 25, 5 4 20, 5 दूनी 10 और 7 5 35, 7 6 42। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। देखिए कैसे करेंगे इस तरह का क्वेश्चन को। पूरा क्वेश्चन को पहले लिखना नहीं है कॉपी में, बातों का ध्यान दीजिए। पूरा क्वेश्चन को कॉपी में लिखना नहीं है, बस देखना है कैसे फॉर्मेशन दिया हुआ है उस तरह से हम लोग चलते जाएंगे। जब भी सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे बॉस कौन होता है? बॉस होता है हमेशा डिवीजन, अगर ब्रैकेट नहीं रहा तब। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं है, बॉस है डिवीजन, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सीधा हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए, 372 को लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 56, इधर 7 से रह जाएगा, माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, -5 + 2 तो -3,
7 8 56, क्लियर है। अब देख सकते हैं हम लोग 4 से जाएगा क्योंकि इधर 72 है लास्ट में, तो 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 ने 36 और आपका 4 3 12। ठीक है, आप एक चीज देखिए, ऑप्शंस को देखिए पहले, और आपका जो अभी तक जो परफॉर्मेंस आपने किया है वो देखिए। क्या आ रहा है हम लोग का 93/2 -3। देखिए जो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस किया है वो यही से मार देगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऐसा ही एक ऑप्शन है जिसके नीचे 2 है, क्योंकि डी तो हो नहीं सकता क्योंकि पूरा डिवाइड हो नहीं रहा है। अगर 93 मतलब 93 की जगह अगर ऐसा कुछ रहता जो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है तब 3 माइनस होता तो ऐसे इंटीजर आता। ठीक है, नीचे 98 तो नहीं आएगा। अच्छा, तो क्या रहा ना, 2 रहा नीचे, तो यहीं से हम लोग मार सकते हैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। देख लेते हैं 93 - 6/2 तो कितना आ रहा है 87/2। 87 मतलब 43 1/2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन है आपका रेशियो से। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 11:13। तो मंथली इनकम का रेशियो दिया गया है 11:13। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स दैट इज 9:11। तो एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर है 9:11। और इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4000 रुपीज पर मंथ, दोनों ही क्या सेव कर रहा है, कितना करके ना 4000 करके सेव कर रहा है दोनों ही। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स। ठीक है, देखिए ऐसे तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर करेंगे हम लोग तो बहुत जल्दी आंसर निकल के आएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा ना, आपको अलग अलग से इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे इनकम जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर 11x और इधर है 13x, और जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है दैट इज 9y और ये है आपका 11y, दोनों में कितना आ रहा है 4000 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप अगर x और y का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद आप इनकम का डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। ये तो हो गया बेसिक वाला मेथड। ठीक है, लेकिन ये हम लोग को करना नहीं है। अच्छा, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को कैसे किया जाता है वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये लॉजिक तो क्लियर रहना चाहिए कि इनकम जो होता है ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस होता है सेविंग्स। तो इनकम माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाएगा सेविंग्स। ये बेसिक है पूरा, मैंने बता दिया। अच्छा, अब देखिए और एक चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को कैसे हम लोग करेंगे ना। पहला जो 2 है इसमें देखिए 11 से 11 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 121, और इधर 13 से 9 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है ना 117। कितना आया ना 4 आया। क्लियर है बात। आपको माइनस कॉन्सिडरेशन में नहीं लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। माइनस होगा या प्लस होगा सोचना नहीं है। 11 क्रॉस में है तो 121 आ गया, 13 और 9 क्रॉस में है तो 117 आ गया। तो किधर यहाँ पर कितना आया 4। और नीचे वाले में करेंगे हम लोग, देखिए नीचे में आप अगर देखेंगे 9 और 4000 ये क्रॉस में है और 11 और 4000 क्रॉस में है। तो 9 × 4000 36,000 और इधर आएगा कितना ना 44। 11 × 4000 44 आ रहा है। तो कितना आ रहा है 44 - 36 तो 8000 आ रहा है। तो 4 का वैल्यू आ रहा है आपका 8000। क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे नीचे जो वैल्यू है दोनों ही 4000 है। तो हम लोग अगर ऐसा ना करें कि 9 को अलग से मल्टीप्लाई करें 4000 से, 11 को अलग से मल्टीप्लाई करें 4000 से, देन दोनों को माइनस करें, इसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं ना 9 और 11 दोनों का डिफरेंस क्या है 2, क्योंकि 4000 तो कॉमन चला जाएगा। तो 2 × 4000 कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना है 8000 है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2000। क्लियर है। तो 1 का वैल्यू अगर 2000 है तो हम लोग को क्या पूछ रहा है डिफरेंस इन इनकम्स। डिफरेंस इन इनकम्स मतलब 11 और 13, 11 और 13 का डिफरेंस कितना है 11 और 13 का डिफरेंस है 2। तो 1 का वैल्यू अगर 2000 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मेथड है बहुत फास्ट होता है। इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ हर एक चीज, सो दैट जो बच्चा को नहीं पता वो देख ले, वो समझ ले। लेकिन जिसको पता है ना इसको करने में कम से कम
मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो 10 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लियर है बात। बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है, जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है, देखिए 11:13 जो है इनकम है, इससे हम लोग 4000 का बचत कर रहे हैं, -4000 -4000, और रेशियो क्या बन रहा है ना, रेशियो बन रहा है आपका एक्सपेंडिचर का, दैट इज 9:11। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं ना, तब हम लोग यहाँ पर जो 11 है और नीचे जो 11 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 11 121, और 13 और 9 117, तो यहाँ हो जाएगा 4 का वैल्यू। और इधर देखिए -4000 -4000 है, दोनों ही माइनस है, छोड़ सकते हैं इसको, तो 9 और 11 का डिफरेंस 2 और 4000 8000, तो एक का वैल्यू 2000, वही बात हो गया। मतलब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है ना कि दो चीज़ों का रेशियो इतना है, दोनों में से इतना घटाया गया, तो रेशियो फाइनली इतना बन गया, तो वहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को लगाते हैं। ठीक है, बात तो ही है कि इनकम से अगर सेविंग्स को माइनस करेंगे, यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे सेविंग्स है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, तो इनकम से अगर सेविंग्स को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ही आएगा। क्लियर है बात। चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री से, क्या बोला जा रहा है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। अच्छा, मतलब एक सर्कल है जिसके अंदर हम लोग एक इक्विलैटरल ट्राइंगल को बना रहे हैं, और जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है आपका ओ। ठीक है, सेंटर है आपका ओ। इक्विलैटरल मतलब सीधा आपको समझ में आ जाना चाहिए, तीनों जो आपका एंगल है, तीनों का वैल्यू है 60 करके, 60 करके। अच्छा, डी इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बीसी। माइनर आर्क बीसी, ये है माइनर, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये है क्या, ये है माइनर आर्क, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। तो ये है डी, एक पॉइंट है माइनर आर्क में। सी बी डी, सी बी डी मतलब ये वाला एंगल, सी बी डी ये वाला एंगल को बोला जा रहा है 40। फाइंड द मेजर ऑफ बी सी डी। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है बी सी डी, मतलब ये वाला वैल्यू जो है बी सी डी, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा 60, ये 60, ये भी 60। ठीक है, अब आप देख सकते हो ए बी सी डी जो है ये क्या है, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का जो चारों जो वर्टेक्स है सर्कल के ऊपर है, सर्कल के पेरिफेरी के ऊपर। तो हम लोग जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट जो एंगल होता है, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है ना, ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप ये चीज देखिए, यहाँ पे बी और सी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल बी जो है ये पूरा कितना आ रहा है ना, अगर मैं बात करूँ ए बी डी, ये आ रहा है 100 डिग्री, और इधर 80 होगा, तो 60 तो ऊपर है, तो नीचे हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा 80 - 60 दैट इज 20। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेन कॉन्सेप्ट कहा था ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, आपको ये पता रहना चाहिए जो अपोजिट एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो होता है 180 डिग्री, ये पता रहेगा तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ये भी पता रहना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो तीनों एंगल जो होता है आपका इक्वल होता है, तो हर एक का वैल्यू होता है 60 डिग्री। क्लियर है बात, आसान क्वेश्चन था। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly @gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन
बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है, ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे, तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए, ठीक है। अगर देखा कि सही सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके। नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ठीक है। किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो, ठीक है। लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।